हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 11th फिजिक्स के। हमने अपनी सीरीज बीच से शुरू करी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। उसके बाद हमने फ्लूइड्स के बारे में देखा, थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखा। तो प्रीवियसली हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एकदम डिटेल्ड में, पूरे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके बिल्कुल देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपका क्या होगा, सारी चीजें एकदम स्ट्रांग होती जाएगी यदि आप वो पढ़ लेंगे पूरी चीज। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। मेन तो हम पूरा काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और जनरली यहां पे हम मेन किसके बारे में पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। ये वाला कौन सा है, हमारा पार्ट 1 है। ये चैप्टर हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार प्रीवियसली हम देखते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कैसा था। हमने किससे शुरू किया था, बीच से अपनी 11 की सीरीज शुरू करी थी, ताकि जितने भी लोग स्कूल में स्टार्टिंग वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं उनके लिए और फायदा हो जाएगा। और लास्ट पोर्शन जो उनका छूट रहा है वो क्या कर सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग वाले पोर्शन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पहले चैप्टर से। तो हमने चैप्टर 9 अपना कंप्लीट कर लिया पूरा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हमने लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर अपना कंप्लीट किया वो क्या था, थर्मोडायनेमिक्स था। अब हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 13 अपना शुरू करेंगे, काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद ऑसिलेशन, वेव्स, ये दोनों हम कंप्लीट करके फिर हम स्टार्टिंग से जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रांग हो जाएगी उनकी, और उनको स्कूल का कोई टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीजें क्या होगी, इसके कंसेप्ट्स आपको आगे जाके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी काम आएगा। ओके, तो एक बार अपनी टाइमलाइन देखते हैं। जैसा हमने अपने इंट्रो वीडियो में देखा था कि हम कैसे अपने चैप्टर शुरू करेंगे, तो सेम अपनी वही टाइमलाइन फॉलो चल रही है। हमने पूरी चीजें यहां पे कंप्लीट कर ली है थर्मोडायनेमिक्स तक। अब हम अपना कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी। और इसमें जनरली हम किसके बारे में देखेंगे, गैसेस के बारे में देखेंगे। कैसे गैस रहती है, गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को कैसे रिलेट करते हैं, डेल्टन्स लॉ, गेलुशियस लॉ, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो एक बार सिलेबस देखें। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, कैसे गैस बिहेव करती है। आइडियल गैस के ऊपर हम यहां क्या करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। परफेक्ट गैस क्या होती है और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको कैसा भी एज्यूम कर सकते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या रहेगा, हमारा चैप्टर रहेगा। एक बार देखिए हम इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, कैसा मैटर का नेचर होता है, इस चीज के बारे में हम अपने इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। क्या होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, गैसेस का बिहेवियर कैसा रहता है, कैसे गैस बिहेव करती है, कौन सी इक्वेशन यूज होती है, लॉज ऑफ एन आइडियल गैस, कौन कौन सी लॉज लगती है यहां पे, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डेल्टन्स लॉ, सारी लॉज के बारे में देखेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस जो मैक्सवेल और लुडविग बोल्ट्जमैन ने दी थी, वो सारी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे कैसे गैसेस के मोनो एटॉमिक, सब एटॉमिक की कैसी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स में देख लिया है। क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को, कुछ अमाउंट पर यूनिट मास तो स्पेसिफिक हो गया ताकि उसका 1 डिग्री टेंपरेचर बढ़ जाए। मीन फ्री पाथ के बारे में देखेंगे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो वो कवर करके दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, उसके बारे में। और लास्ट आएगा हमारा बोमेनियन मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो ये सब क्या है, इन टॉपिक्स है इस चैप्टर के। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा इस चैप्टर का। हर चीज को डिटेल में एकदम हम प्रेजेंटेशन के साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि चैप्टर किस चीज पे बेस्ड रहेगा। फिर उसके बाद हम पूरे एटॉमिक लेवल पे पूरी चीजों के बारे में बात करेंगे, एकदम पूरे डायग्राम्स के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है चैप्टर का नाम, काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में। तो इसके पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक्स क्या होता है। तो काइनेटिक्स क्या है, फिजिक्स में काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ब्रांच होती है किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स में यदि हम बात करें तो पूरे बड़े लेवल का मैकेनिक्स होता है, जिसमें हर एक चीज कवर होती है, पूरा यूनिवर्स, सारे प्लेनेट का मूवमेंट, सब चीज कवर होती है। इसके अपोजिट कौन सा होता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता है, जिसमें हम एकदम इंटर एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, एकदम एटम्स के अंदर क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, वो उसका दूसरा पार्ट होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो भी अपना पूरा रियल वर्ल्ड है उसमें सारी चीजें इसमें क्या होती है, कंसीडर होती है। दैट इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड इट्स कॉजेस। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन और उसका कॉज। कॉज मतलब क्या होगा, वो मोशन किस कारण से हो रहा है, मतलब क्या,
स्पेसिफिकली फोर्स और टॉर्क। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, गैसेस के मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, कैसे उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और उसका कारण क्या है, उसकी फोर्सेस के बारे में भी देखेंगे। प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार के फोर्सेस का ही उसमें एनालिसिस कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में देख रहे हैं। तो ये काइनेटिक थ्योरी का क्या मतलब होगा, काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि मोशन और उसके कॉज की स्टडी करना। तो एक प्रकार से हम यहां पे क्या करेंगे, गैसेस के मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और उनके कॉजेस, क्या कारण के कारण, किस कारण से ऐसा मोशन हो रहा है, वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। अब जनरली ये जो काइनेटिक्स टर्म है ये क्या हो गई, थोड़ी सी पुरानी हो गई है। आज के डेट में जितने भी लोग टर्म यूज करते हैं, जहां पे भी हम मोशन और उसका कॉज पढ़ते हैं, वो चीजों को हम किससे बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं जनरली। तो द टर्म डायनामिक्स हैज लार्जली सुपरसीडेड काइनेटिक्स। मतलब आज के डेट में हम काइनेटिक्स का नाम क्या बोलने लग गए, डायनामिक्स बोलने लग गए। बट यहां पे ये जो चैप्टर का नेम है वो एकदम प्रॉपर है, काइनेटिक थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं क्या चीज है। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो जो भी काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम पूरा देखेंगे इस चैप्टर में, वो क्या एक्सप्लेन करती है, गैसेस कैसा बिहेव करती है, गैसेस का बिहेवियर क्या है, बेस्ड ऑन दी आइडिया दैट गैस कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किस आइडिया पे बेस्ड है ये, कि जो भी गैस रहती है उसमें क्या रहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा इधर उधर हिलते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब गैस को ओपन रखेंगे तो क्या होंगे, उसके पूरे मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। गैस के ऊपर हमें कोई भी एनालिसिस करना है तो उसे क्या करना पड़ता है, एक बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर उसमें एनालिसिस करना रहता है, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते, उड़ जाती है। इवन पेट्रोल के बारे में भी हम बात करें तो टंकी जितनी भी रहती है, यदि नॉर्मल आप पेट्रोल रख दे तो वो उड़ जाएगा। तो एक प्रकार से क्या होता है, वो भी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैसेस क्या होती है, उसके मॉलिक्यूल्स, यहां पे हम क्या एजम्पशन करेंगे कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स को हम लगभग सेम चीज ही मानेंगे यहां पे जब एनालिसिस करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बट हम एकदम एटॉमिक लेवल पे एनालिसिस नहीं कर सकते, हम जिस लेवल की स्टडी कर रहे हैं। तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लगभग एक ही चीज मानेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है, क्या उसके अंदर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। ये आइडिया पे हम क्या करेंगे, बेस्ड रखेंगे। दिस इज पॉसिबल एज द इंटर एटॉमिक फोर्सेस विच आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि गैसेस के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है गैसेस की, इंटर एटॉमिक फोर्सेस का मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने की। ये सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एकदम अच्छे से पकड़ के रखते हैं। लिक्विड की थोड़ी सी कम होती है, तभी वो फ्लो कर पाता है। गैसेस की तो एकदम कम होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट। जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है एक प्रकार की क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हम उसको बोलते हैं। क्यों शॉर्ट रेंज फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, एकदम अंदरूनी लेवल में पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड। जो क्या रहती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। सॉलिड्स के केस में तो बहुत ज्यादा और लिक्विड में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि लिक्विड की इंटर एटॉमिक फोर्सेस से ही हम डिसाइड करते हैं कि वो कैसा बहेगा। एकदम गाढ़ा है, एक दूसरे को पकड़ के रखा है, जैसे मर्क्यूरी देखें, एकदम फोर्सेस उसकी स्ट्रांग रहती तो वो फ्लो नहीं करता। वाटर की कम रहती तो वाटर क्या कर देता है, फ्लो कर लेता है। तो लिक्विड और सॉलिड में ये इंपॉर्टेंट रहती है, बट कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर गैसेस। गैसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस चीज के बारे में। और जनरली हम यहां पे पूरा एनालिसिस आइडियल गैस के ऊपर करेंगे। आइडियल गैस की तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होती है, पूरी जीरो होती है। रियल गैस के बारे में बात करें तो हाँ कुछ रहती है, बट फिर भी वो ना के बराबर ही रहती है। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन सारे मैटर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम अपने बारे में बात करें तो हम सब किसके बने हुए हैं, मैटर के बने हुए हैं। और जितना भी मैटर मतलब क्या, जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तो क्या होता है, बेसिक फेज होता है। और भी दो तीन फेज और देख लें, जैसे प्लाज्मा होता है एकदम चार्ज्ड आयन, एक फोर्थ फेज ऑफ मैटर है। तो जनरली पूरी चीजें, इस वर्ल्ड की पूरी चीजें, पूरे यूनिवर्स की सारी चीजें क्या बनी हुई है, मैटर की बनी हुई। मैटर्स किसके बने रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने रहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किसके बने रहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसके बने रहते हैं, एटम्स के बने रहते हैं। तो प्रीवियसली अभी तक हमें क्या लगता था कि एटम ही फंडामेंटल पार्टिकल है या एलिमेंट्री पार्टिकल इसको हम बोलते हैं। पहले तक हमें लगता था कि सिर्फ एटम है। उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, दो एटम को उन्होंने क्या कर दिया, टकरा दिया। जब जो दो एटम एक दूसरे से स्ट्राइक किए ना, तो वो और एलिमेंट्री पार्टिकल्स देने लग गए। इसका मतलब फिर हमें पता चला कि एटम्स ही सबसे लास्ट कड़ी नहीं है, उसके बाद भी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर क्या बना रहता है, एटम बने रहता है। तो एटम्स के बाद क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। यही चीज आप अपने बुक्स में भी देखे होंगे, टेक्स्ट बुक में भी इवन लिखा रहता है क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क्स से मिलकर कुछ एक हिस्सा बनता है, उस चीज के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो एटम हमारा क्या है, लास्ट नहीं है, उसके बाद भी क्या आते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं। देखते हैं उनके बारे में।
ठीक है, तो अब एटम्स के बारे में बात करते हैं कि कितने ज्यादा होते हैं। यदि ह्यूमन के एक हेयर के बारे में हम बात करें ना कि एक बाल में कितने एटम्स होते हैं, तो यदि ह्यूमन के एक हेयर के बारे में बात करें ना तो एक बाल में आप देखेंगे तो कम से कम 5 लाख कार्बन एटम्स होते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने एटम्स होंगे किसी भी चीज के अंदर। एक हाथ के अंदर आप देखेंगे, एक हाथ की फिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ही एटम्स होंगे, करोड़ों अरबों एटम्स होंगे। तो सिर्फ एक ह्यूमन हेयर में, मतलब सिर्फ एक हेयर देख सकते हैं आप छोटा सा, उसके अंदर आप देखेंगे तो कम से कम 5 लाख कार्बन एटम्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं 500,000 कार्बन एटम्स होते हैं सिर्फ एक ह्यूमन हेयर में। तो मतलब आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा एटम्स होते हैं। ठीक है, अब एटम्स के बारे में बात करें तो एटम्स किसका बना रहता है? 3 चीजों का बना रहता है। वो बीच में क्या रहता है? उसका न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बीच में न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं उसके चारों ओर। यही चीज हम हमेशा से पढ़ते आए। तो 3 चीजों का मिलकर क्या बने रहता है? एटम्स बने रहते हैं। तो इसका मतलब एटम डिवाइड हुआ। ठीक है, अब जब हमने देखा कि एटम्स किसका बना हुआ है तो हमें पता चला कि एटम्स बना हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए। अब एटम नहीं रहा, एटम उनसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ये 3 भी लास्ट नहीं है, ये भी किसी के बने रहते हैं, मतलब इनके भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे। देखते हैं उसके बारे में। तो अब यदि हम न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो एक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, मतलब एक एटम्स के बीच के सेंटर में उसकी कोर होती है। उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं ना, वो कैसे जुड़े रहते हैं? तो वो जिस फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं वो भी क्या, वो भी कैसे बनता है? एक पार्टिकल से ही बनता है। वो एक पार्टिकल ही एक फोर्स बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूऑन्स बोलते हैं। ग्लूऑन्स क्या है? इसके बाद का भी एलिमेंट्री पार्टिकल है। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमें लगा लास्ट है, मगर उसके बाद भी हमें और मिले। तो जितने भी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर यदि हम बात करें तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बनते किससे? क्वार्क से बनते हैं। ये चीज आप अपने टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में, जो भी बुक में देखेंगे आपको वहां पे भी ये नाम मिल जाएगा। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन और अलग किसी एलिमेंट्री पार्टिकल का बना रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने रहते हैं? क्वार्क से बने रहते हैं, QUARK। और जो अंदर में, मतलब एक हम अंदर में पूरे पार्टिकल्स देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अटैच कैसे रहते हैं, तो वो ग्लूऑन से अटैच रहते हैं। ये क्या है? और ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, क्वार्क के रेंज का है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो आपको समझ में आया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सिर्फ लास्ट नहीं है, वो भी किसी के बने हुए हैं। वो किससे बने हुए हैं? क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। जब बहुत सारे क्वार्क्स मिलते हैं तो वो क्या बनाता है? एक प्रोटॉन बनाता है और न्यूट्रॉन बनाता है। और एक न्यूक्लियस के अंदर वो जुड़े कैसे रहते हैं? जो भी फील्ड होती है, फोर्स होती है, वो भी पार्टिकल से बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो भी पार्टिकल से बनती है। तो न्यूक्लियस के अंदर ग्लूऑन से जुड़े रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम देखें कि एलिमेंट्री पार्टिकल उसके बाद क्या होते हैं जिससे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं, तो 3 कैटेगरी के और एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स। लेप्टॉन्स जो रहते हैं वो ये किसके एलिमेंट्री पार्टिकल है? इनसे बनता है इलेक्ट्रॉन। लेप्टॉन से इलेक्ट्रॉन बनता है। क्वार्क से क्या बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है, मतलब एटम का न्यूक्लियस बनता है। और बोसॉन्स क्या होते हैं? बोसॉन्स पूरे फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो पार्टिकल्स रहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फील्ड जनरेट करने के लिए। हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी की जितनी भी फील्ड है वो ऐसी है, बस मतलब एक वो है। मगर क्या होगा, जो उनको बनाती है वो किससे बनाती है? ये इन सब एलिमेंट्री पार्टिकल से वो बनती है। ओके, अब इसमें जो आप शेप्स देखेंगे ये एक ऐसी रैंडमली है। इसका मतलब क्या है कि ये सब भी कैसे बने रहते हैं? अलग अलग शेप्स, मतलब यहां पे दिया हुआ है कि इसमें भी कुछ क्या होती होगी? कैटेगरी होती होगी। देखते हैं आगे जाके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्क्स के बारे में। तो जैसा आप 2 डायग्राम देख सकते हैं, यहां पे भी मतलब नॉर्मली क्या है, 17 लोग, ये जो जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं 3, ये 17 कैटेगरीज में रहते हैं। अब जो भी आप यहां पे शेप देख रहे होंगे ये कैसा भी आर्बिट्री शेप है, क्योंकि इसमें भी टाइप्स होता है कुछ कुछ। तो आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम, उसमें क्या हो जाएंगे? शेप्स चेंज हो जाएंगे। तो बस हमें अभी तक इतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स पता चले, एटम्स के बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमें लेप्टॉन्स, क्वार्क और बोसॉन्स, उसके अंदर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो आज की डेट में एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हो गए? ये 3 हो गए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं रहे। ठीक है, तो अब सिंपली यदि हम क्वार्क्स के बारे में बात करें
फर्स्ट हम बात करते हैं लेप्टॉन्स के बारे में कि लेप्टॉन्स कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो जो लेप्टॉन्स के बारे में ये चीज आप कहीं सुनेंगे नहीं और आप आगे जाके आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आएगा। जितने भी लेप्टॉन्स होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनसे क्या बना रहता है, इलेक्ट्रॉन बने रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी लास्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से बना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद लेप्टॉन से म्यून पार्टिकल्स बनते हैं और टाउ पार्टिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, और इन सबका क्या होता है, एक एक न्यूट्रिनो होता है, ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं इसको। मतलब लेप्टॉन्स भी कुछ प्रकार के होते हैं, जिससे कुछ लेप्टॉन्स मिलकर इलेक्ट्रॉन बनते हैं, म्यूऑन्स बनते हैं, टाउ बनते हैं, और इनका एक एक क्या रहता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी रहते हैं। ये भी एकदम छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के भी अंदर, जिससे वो बनते हैं। फिर उसके बाद हम क्वार्क्स के बारे में बात करें तो क्वार्क से क्या बनता है, ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं एटम्स की। न्यूक्लियर फैमिली मेक्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मतलब क्वार्क्स अप डाउन बॉटम जो आपको दिख रहा है, इसमें कुछ टाइप्स है जो एकदम स्पेसिफाइड नहीं है, मगर ये जो जितने भी क्वार्क्स रहते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। मतलब किसी भी एटम का क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट यदि हम बोसॉन्स के बारे में बात करें तो ये पूरे फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन सब पार्टिकल्स की मदद से क्या होती है, फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशनल फील्ड, सब इन पार्टिकल्स के होती है। अब जैसे हम एक लाइट के बारे में देखें, लाइट क्या होती है, लाइट रेज जो होती है वो क्या होती है, फोटोन उसको बोलते हैं, प्रोटॉन नहीं बोलते। फोटोन जो लाइट के पार्टिकल होता है, जो सन से जो पार्टिकल्स के फॉर्म में, या पार्टिकल और वेव दोनों होता है, उसका डुअल नेचर होता है, तो एनर्जी जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। तो फोटॉन्स भी क्या है, एक प्रकार का बोसॉन्स है, वो बोसॉन पार्टिकल है। हिग्स आप सुने होंगे, हिग्स एंड बोसॉन्स के बारे में, ये सब क्या है, पूरे फील्ड पार्टिकल्स हैं। तो दे आर पार्टिकल्स विच मेक फील्ड। जितनी भी फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो सब क्या रहती है, इस पार्टिकल्स की रहती है। हम सोचते हैं कि फील्ड कोई पार्टिकल की नहीं है, बस वो क्या है, एक प्रकार की फोर्सेस है जो उसका सोर्स जनरेट कर रहा है, बट नहीं, वो भी किसी पार्टिकल्स की बने रहती है, जिसका वेव नेचर भी होता है। आगे बढ़ते हैं तो जो हमने देखा कि बोसॉन्स के बारे में, अब जो ग्लूऑन्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकदम पकड़ के रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मतलब जो स्ट्रॉन्ग हमने देखा है न्यूक्लियस फोर्स होती है, फंडामेंटल फोर्सेस में से एक, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है नेचर की, उसमें से जो एक नेचर की जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में पकड़ के रखती है, वो किससे बनती है, ग्लूऑन से बनती है, जो भी क्या है, एक फोर्स पार्टिकल, मतलब बोसॉन्स का ही बना रहता है वो। ठीक है, तो यदि हम देखें कि जो जितनी भी फील्ड की फोर्सेस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वो किसकी रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी रहती है, फोटॉन की रहती है। क्योंकि जब एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन किस कारण उसके पास रिवॉल्व करता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करते हैं, फोटॉन्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तभी इलेक्ट्रॉन को इंफॉर्मेशन मिलते रहती है, और वो उसी फोर्स के कारण क्या होता है, पकड़ा हुआ रहता है एटम्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। वो किसकी बनी रहती है, फोटॉन्स की बनी रहती है। और फोटॉन्स क्या है, एक प्रकार का बोसॉन है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में बात करें, जिससे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं, वो ग्लूऑन से बने रहती है। और वीक फोर्सेस के बारे में बात करें, जो डीके होता है वो सब, वो किससे बनी रहती है, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन। मतलब ये एकदम एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप ये सब चीजों के बारे में कभी देखेंगे नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक यदि हम एटम के अंदर बात करें तो किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो किसी भी एटम के अंदर यदि हम बात करें ना, तो 99.999 इतने सारे 9% जगह जो रहती है ना, वो क्या रहती है, खाली रहती है। मतलब पूरा एम्प्टी स्पेस रहता है एटम्स के अंदर। मतलब आप देख सकते हैं 99 पॉइंट कितने बार 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट के बाद 12 ठोक 9 है। इतनी जगह कोई भी एक एटम में ना हमेशा खाली रहती है, खाली जगह रहती है एटम में इतनी सारी। तो यदि हम इसका एक प्रकार से रेशियो देखें तो एक जो पूरा एटम बना रहता है, मतलब पूरी फील्ड रहती है उसके चारों तरफ। जो भी एक एटम इतना बड़ा आपको दिखेगा तो उसके अंदर 99 पॉइंट के बाद 12 बार 9 जगह उसमें खाली है। ठीक है, तो यदि आप यहां पे एक प्रकार से यदि आप इसको देखें, ग्राफ में देखें, तो आप देख सकते हैं कि पूरा एटम यदि इतना बड़ा है ना, तो सिर्फ इतनी जगह उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए हुए हैं सिर्फ। बाकी जो पूरा हिस्सा है ना एटम का, वो क्या रहता है, पूरा खाली रहता है। ये जो खाली हिस्सा रहता है, यहां पे क्या होता है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती है। इसी खाली हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम रेल्म बोलते हैं। आप हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, जैसे एंटमैन में आप देखे होंगे, एवेंजर्स में देखे होंगे, उन लोग कौन सी जगह में जाते हैं, जिस क्वांटम रेल्म में जाते हैं, वो यही जगह रहती है जो खाली जगह रहती है। तो ये जितनी भी खाली जगह रहती है, 99 पॉइंट के बाद 9 बार खाली जगह, ये क्या रहती है, जनरली खाली नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, पूरी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती है, जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता है। बस पता है कि वहां पे इतनी सारी अलग से फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज रहती है वहां पे पूरी जगह में।
जो एक प्रकार की क्या रहती है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहती है यहां पे। इसके बारे में साइंटिस्ट लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, मगर इसके अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी चीजें रहती है। तो आप देखे होंगे जिसमें वो एंटमैन में जाता है, वो कौन सी जगह रहती है, यही जगह रहती है जिसमें वो लोग क्वांटम रेल में जाते हैं, जिससे वो लोग क्या करते हैं, टाइम ट्रेवल करते हैं, जो भी दिखाया तो वो इसी स्पेस में वो लोग जाते हैं। अब यदि हम पूरे एटम्स के बारे में बात करें, अब हमने ये चीज देखा कि एटम्स में कितनी 99.12 बार 9 जगह क्या है, खाली। तो इसका मतलब क्या है, एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उनके बीच की जगह कम कर सकते हैं। तो यदि पूरे ह्यूमैनिटी का, अर्थ में जितने भी ह्यूमंस है, यदि उन सारों का एटम हम एक साथ ले लिए ना और उसकी बीच की जगह हम खाली कर दिए, तो वो जितने भी एटम्स है पूरे ह्यूमंस में, इस पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ एक चम्मच में आ जाएंगे। एक चम्मच में क्या आ जाएंगे, पूरे वो सिकुड़ जाएंगे। जितने भी अर्थ में ह्यूमंस है उन सब के एटम्स यदि हम लेके पूरा कंप्रेस कर दिए, तो उसके बाद बीच की जो खाली जगह है उसको हम हटा दिए, तो सिर्फ एक चम्मच के जितने हिस्से में क्या आ जाएंगे, पूरे एटम्स आ जाएंगे। यदि किसी को अजीब लगता है तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल आप क्या बोल सकते हैं, एक जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, जब कोई भी सन क्या होता है, खत्म होता है, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है। हमारा सन क्या है, थोड़ा सा छोटा है, बाकी जितने भी बड़े बड़े बहुत सारे सन्स होते हैं आप देखे होंगे, मतलब जितने भी स्टार्स होते हैं उनका जो साइज रहता है सन से बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। तो यदि किसी भी सन का साइज अपने सन से 3 गुना ज्यादा रहा ना, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। सबसे छोटा सस्ता वाला न्यूट्रॉन स्टार बनेगा वो, ठीक है। वो भी क्या होगा, 3 सन के साइज को भी लेके वो एकदम छोटी सी जगह रहेगी। तो जो न्यूट्रॉन स्टार रहते हैं वहां पे ऐसा रहता है, एकदम क्लोज्ड रहते हैं एटम्स पूरे, मतलब इतने क्लोज रहते हैं कि वो पूरे एकदम पूरे एटम्स की कोई के बीच की खाली जगह नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कंपेयर करें तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में यदि हम 3 सन्स अपने या अपने से बड़ा कितने भी 3 सन्स को हम ले लेना, तो एक न्यूट्रॉन स्टार वो कितनी बड़ी जगह में बनेगा बताऊं। एक ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा डॉट है ना, इतना बड़ा एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा यदि हम 3 सन ले ले तो। मतलब आप देखें कि एटम्स के बीच का स्पेस यहां पे कितना कम है, और ये जो छोटा सा जो जगह है ना, ये कितना बड़ा होगा, एक शहर जितनी बस बड़ी होगी। 3 सन्स को वो एक साथ पूरा अपने अंदर एकदम क्लोज करके हाईली डेंस मटेरियल में रहेगा। तो एटम्स के बीच में इतना स्पेस होता है खाली, ठीक है। अब यदि हम बात करें, जो हम नॉर्मल डायग्राम देखते हैं ऐसा एटम्स का, वो ओरिजिनल डायग्राम नहीं होता, वो बस एक समझाने वाला डायग्राम है। ओरिजिनल यदि हम डायग्राम्स देखें ना, तो ऐसा रहता है एटम्स का डायग्राम। जो बीच में जितना भी आपको येलो चीज दिख रही है, वो क्या बता रही है, एटम्स का सेंटर, मतलब न्यूक्लियस। ये जितनी भी ये येलो चीज है, ये क्या बता रही है, एटम्स का सेंटर, मतलब उसका न्यूक्लियस कहां है। और ऐसे इसमें क्या रहते हैं, शेप्स रहते हैं। ये शेप्स का मतलब क्या होता है कि जब भी एक एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो आप बता ही नहीं सकते कि वो किस पोजीशन पे रहेगा। एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं सकता कि वो कहां पे रहेगा। हम बस प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हाँ 95% प्रोबेबिलिटी कि वो इतने एरिया के अंदर रहेगा। तो ये जो एरियाज बता रहे हैं आपको, ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी कर्व्स है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है यदि हम एटम के बहुत पास आए। और कितनी प्रोबेबिलिटी है, 95% प्रोबेबिलिटी कि यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट जैसा हम नॉर्मल फोटोज में देखते हैं वैसा नहीं होता है, ऐसे टाइप का कुछ होता है। और अच्छे से देखें तो एक यदि हम हाइड्रोजन एटम का देखें, तो ये क्या है, ऐसे प्रकार का उसका वो रहता है। मतलब जो आपको जो यहां पे कर्व एरिया दिख रहा है, ये जो कर्व एरिया है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि 95% प्रोबेबिलिटी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फिर तो प्रोबेबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। फिर भी ओरिजिनल ऐसे 0 हो जाती है, मगर ओरिजिनल लाइफ में 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा। और हो सकता है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे यूनिवर्स में भी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी निकल के कहीं भी चल देता है भाई। किसी भी एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल के वो कहीं भी जा सकता है। तो हो सकता है वो किसी दुनिया के अलग कोने में हो इलेक्ट्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ओरिजिनली 0 नहीं होगी। तो एटम के पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। वो जो ऐसा हम डायग्राम देखते हैं वो रियल डायग्राम नहीं है। कितनी प्रोबेबिलिटी, 95% प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कोई एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, यूनिवर्स में कहीं भी घूमते रह सकता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो जितना हम दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी पूरी कम हो जाती है। ये डायग्राम में एक न्यूक्लियस बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ जाओ तुम घर करके ना, मगर इलेक्ट्रॉन बोल रहा है नहीं भाई मैं कहीं और से निकला हूं करके, कहीं और घूम रहा हूं करके ना, ठीक है। अब जितने भी एटम्स रहते हैं सबके अंदर सब क्या होते हैं, थोड़े थोड़े अलग प्रकार के रहते हैं, बट बने सारे सेम चीज से ही रहते हैं। कुछ उसका नंबर बस क्या रहता है, चेंज रहता है। किसी में प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, बने सब एक ही चीज के रहते हैं, बट हल्का सा उनका नंबर चेंज हुआ तो वो अलग अलग एलिमेंट्स बनाने लग जाते हैं। जैसे हम एक हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो क्या रहता है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। यदि इसमें हम और ऐड कर दे, एक प्रोटॉन और ऐड कर दे इसके न्यूक्लियस में, उसके साथ एक न्यूट्रॉन भी करना पड़ेगा, एक न्यूट्रॉन और ऐड कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, का हीलियम बन जाएगा।
ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और ऐड कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए न्यूट्रल के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। और इसमें यदि हमने कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। तो एटम्स सब लगभग सेम ही रहते हैं, बस उसका नंबर फर्क करता है कि कैसे कैसे वो मिलके बने हुए हैं। और इसमें यदि हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो कार्बन क्या बन जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा हमारा। और इसमें यदि हम ऐड कर दिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन हमारा क्या बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। तो सबके अंदर इंटर एटॉमिक लेवल पे सारी चीजें लगभग सेम ही रहती है, बस नंबर्स डिपेंड करते हैं कि कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, ये से बाकी सब चीज किसके बने रहते हैं, सेम चीज। जितनी भी इस यूनिवर्स में आपको चीजें दिखेगी सब सेम चीज की बनी हुई है। ठीक है, इवन जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हाइड्रोजन होता है, वही हाइड्रोजन एग्जैक्टली सन के अंदर भी होता है। कोई भी स्टार हम देखें तो उसके अंदर भी सेम वही हाइड्रोजन होता है, वही एटम होता है। तो सब एटम्स क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं जितने भी आप यूनिवर्स में देखें। हमारी ह्यूमन बॉडी का हाइड्रोजन जो वाटर के कंटेंट्स के अंदर रहता है, वही सेम हाइड्रोजन सन में भी रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो आइडिया है वो क्या होते हैं, चेंज होते गया है पुराने टाइम से। सबसे पहले किसने एटॉमिक थ्योरी का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, डेल्टन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी क्या करी थी, डिस्कवर करी थी। कब, 200 साल पहले, मतलब 200 ईयर्स अगो उन्होंने क्या दी, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी एक्सपेरिमेंट करके। तो डेल्टन का मॉडल कैसा था, एक डॉट, बस कि एटम क्या होता है, एक प्रकार का डॉट होता है। उस टाइम में हम सिर्फ एटम तक ही जान पाए थे 200 साल पहले कि एटम्स होता है, तो एक डॉट। फिर उसके बाद अलग मॉडल आया क्यूबिकल, फिर थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने अपना अलग डाटा दिया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अलग था, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बोला कि बीच में बहुत सारा मास रहता है, मतलब तब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। बोर्स का मॉडल और अलग आया, बोर्स के मॉडल में क्या आया कि बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। फिर उसके बाद आज के टाइम में मॉडल अलग हो गया एटम्स का, ऐसा हो गया जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। हम बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि इतने एरिया में वो मिल सकता है, 95% चांस है कि वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरे एटम्स क्या होता है, एटम्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं अपने थ्योरेटिकल हिस्से में, जो चीज हमें पूरी अच्छे से समझ में आएगी कि सब चीज सेम बना रहता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक देखते हैं, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मॉलिक्यूलर नेचर हम जो अपना एनालिसिस करेंगे उसमें मॉलिक्यूल्स लेवल पे करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं, बट हम एटॉमिक लेवल का एनालिसिस नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। 20th सेंचुरी की बात करें तो सबसे पहले रिचर्ड फेमैन ने क्या किया, कंसीडर किया कि हाँ एटॉमिक थ्योरी है। एटॉमिक थ्योरी का क्रेडिट कुछ थोड़ा सा इनको भी जाता है। वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट consider the discovery that matter is made up of atoms to be very significant one। तो इन्होंने क्या किया, इनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने एक और चीज भी बोली कि यदि कुछ कैटास्ट्रोफी आ गई या न्यूक्लियर हमला हो गया या पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई तो अगले भी जो आएंगे उनको भी ये एटॉमिक थ्योरी के बारे में पता रहना चाहिए, मतलब उनके लिए एटॉमिक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद द साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी इज यूजुअली क्रेडिट टू जॉन डेल्टन, मतलब जो एटम्स का आविष्कार हुआ था, एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी, वो जनरली किसको क्रेडिट जाता है, उसको डेल्टन को ही जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछता है कि एटॉमिक थ्योरी का क्रेडिट किसको जाता है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एन इंग्लिश केमिस्ट थे वो, तो एटॉमिक थ्योरी का पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, डेल्टन, जॉन डेल्टन को जाएगा। He proposed the atomic theory to explain the law of definite and multiple proportion। अभी हम इन लॉस के बारे में भी देखेंगे। तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी क्यों दी, एक्सप्लेन करने के लिए लॉस को, कौन सी, डेफिनेट और मल्टीपल प्रोपोर्शंस की, ओबेड बाय द एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन इनटू कंपाउंड। कब ये लॉज लगती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लॉस के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉस भी क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विद एग्जांपल के साथ कि क्या होती है ओरिजिनली। तो ये चीज अब आपके नोट करने की काम की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम एक और चीज क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, एक प्रकार का क्या है, मास कंजर्वेशन ही है, जिसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या बोलती है, स्टेट्स दैट a given chemical compound always contains its component elements in fixed ratio by mass। कोई भी एलिमेंट है वो क्या करता है, अपने जितने भी कंपोनेंट्स है उसको फिक्स्ड मास रेशियो में रखता है। एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब यदि समझा जाए इसको तो इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स यदि मिल रहे
दोनों एलिमेंट्स का जो भी मास है वो क्या रहेगा, वो मास रहेगा ही रहेगा, वो मास कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। तो जितना दोनों का मास है वो दोनों मिलके भी उतना ही मास का बनेंगे, मतलब दोनों का मास का वैल्यू रहेगा, यहां पे दोनों मास कंट्रीब्यूट करेंगे उसके टोटल मास में। फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कैसे भी बनाया गया, जला के बनाया गया, रिएक्शन करके बनाया गया। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही बोलती है कि दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों का अपना अपना मास है, दोनों को मिलाओ तो दोनों के मास तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है, एक प्रकार से क्या है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसी है। एग्जांपल देखें, जैसे देखें कि जो ऑक्सीजन है 8/9 हिस्सा मास ऑफ एनी सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, यदि हम एक प्योर वाटर के सैंपल के बारे में बात करें, प्योर वाटर मतलब एक प्रकार का H2O बोले, तो ऑक्सीजन कितना रहता है, 8/9 मास का हिस्सा रहता है उसमें ऑक्सीजन का, ठीक है। वाइल हाइड्रोजन मेक्स अप रिमेनिंग 1.9। एक वाटर, प्योर वाटर के सैंपल के बारे में बात करें तो उसमें हाइड्रोजन कितना रहता है, 1/9 हिस्सा रहता है, और ऑक्सीजन कितना रहता है, 8/9 हिस्सा रहता है। दोनों मिलेगा तो H2O बनता है, और आप दोनों को इसमें प्लस करेंगे, 8/9 और 1/9 को, कितना आता है, 1 आता है। मतलब दोनों का अपना अपना मास था, दोनों मिलके दोनों का मास ऐड हुआ, फिर टोटल मास बना, मतलब मास कहीं जाता नहीं है यहां पे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही बोलती है, ठीक है। द मास ऑफ द टू एलिमेंट इज इन द कंपाउंड आर ऑलवेज इन द सेम रेशियो, मतलब उसी रेशियो में रहेगा वो, जिस रेशियो में उन लोग दोनों क्या हुए, मिले। तो यही क्या बोलती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एक का जितना मास है दूसरे का जितना मास है, दोनों मिलेंगे तो दोनों का मास कहीं चले नहीं जाएगा, दोनों का मास रहेगा और फिक्स रेशियो में ही रहेगा जितना वो था। तो पहली लॉ हुई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दूसरी देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको समझते हैं। पहली वाली तो इजी है, ये वाली थोड़ी सी है बट फिर भी समझ सकते हैं हम, आसान है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलती है, इफ टू एलिमेंट्स, यदि दो एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यदि दो एलिमेंट्स मिलते हैं, यदि दो एलिमेंट्स को रखें और वो जब दोनों मिलेंगे तो वो दो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो कैसे मिल रहे हैं, कितना कितना उनका मास मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, जो एक जहरीली गैस है जिसको सूंघ के तुरंत लोग मर जाते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जो हमारी गाड़ी से दोनों गैसेस निकलती है हमारी गाड़ी के एग्जॉस्ट से। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब ऐसे दो एलिमेंट्स मिलेंगे, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यदि दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, रेशियो मास का सेकेंड एलिमेंट का, सेकेंड एलिमेंट मतलब कार्बन को रख दे, ऑक्सीजन एक बार मिला कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, अलग अमाउंट मिला कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो सेकेंड एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के बारे में। और उसी का दो बार का रेशियो, मतलब पहली बार वो कितना था उसका, मतलब कितना उसकी क्वांटिटी थी मिला, और दूसरी बार उसकी कितनी क्वांटिटी थी मिला। तो द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, जो सेकेंड एलिमेंट मिल रहा है पहले से, विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ, विल ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। वो हमेशा किस रेशियो में रहेगा, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में रहेगा, या हम उसको स्मॉल इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर में बस क्या नहीं आता, जीरो नहीं आता, मगर इंटीजर्स में क्या आता है, सब आता है। और होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो क्या होगा, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा रेशियो में रहेगा स्मॉल होल नंबर्स के या इंटीजर्स के। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हम देखें, अब ये जब लॉ डेल्टन दे रहे थे तो उनको पता था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, दो ठोक अपने क्या बनाता है, अलग अलग कंपाउंड बनाता है। तो देखें, जैसे एक फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन बोलते हैं, यदि कार्बन का 100 ग्राम, ठीक है, में रिएक्ट विद 133 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 100 ग्राम कार्बन 133 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस वन ऑक्साइड, जो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 100 ग्राम कार्बन मिला 133 ग्राम ऑक्सीजन से। और यदि इसको डबल कर दे 133 को, 266 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से यदि मिलता है कार्बन, 100 ग्राम कार्बन ही मिल रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस अदर ऑक्साइड, जो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सेकेंड एलिमेंट का रेशियो देखना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। पहला क्या था, 133, दूसरा क्या था, 266। तो द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन रिएक्ट विथ 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन, मतलब ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होना चाहिए जो 100 ग्राम कार्बन से रिएक्ट कर सके, वो क्या होगा, 266 133, मतलब 2:1 हो गया। एक प्रकार का वोल नंबर और एक प्रकार का इंटीजर भी तो है ये, अ रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर्स या इंटीजर। तो ये किसके लिए रहता है, सेकंड वाले
एलिमेंट के लिए रहता है, जो पहले के साथ मिलता है और पहले के साथ मिलके यदि वो दो कंपाउंड बना रहा है तो जो दोनों उसका रेशियो है, पहले वाले का मास कितना था, एक जब बनाया, दूसरे वाले का मास कितना था, वो हमेशा होल नंबर के रेशियो में रहेगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलती है, ये बोलती है। ऑब्वियस बात है, जितना लग रहा है उतना ही लगेगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरेटिकल चीज देखते हैं, जो जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी 200 साल पहले दी थी। 200 साल पहले का जो टाइम था, मतलब 200 ईयर्स अगो, वो एकदम ड्रास्टिकल चेंज का टाइम था। उसी समय क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे ऑसवर्ड, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ा, तभी क्या हुए, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने जो आप देखते हैं, हर एक चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही बने हैं, पूरी चीजें। तो 200 ईयर्स एगो का टाइम जो था वो बहुत खतरनाक टाइम था, उस समय बहुत खतरनाक खतरनाक इन्वेंशन हुए, जो 200 साल में जितना वर्ल्ड चेंज हुआ है उतना कभी पहले था ही नहीं। तो अबाउट 200 ईयर्स अगो जॉन डॉल्टन ने क्या किया, सजेस्ट दैट स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एलिमेंट आर एटम। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कोई भी मॉलिक्यूल का भी सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम होता है। Atoms of one element are identical but differ from those of the other element। ये चीज तो अभी हमने एकदम अच्छे से फोटोज में पढ़ ली है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक एलिमेंट का एटम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मगर वो हल्के से अलग होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, क्योंकि उसमें प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहते हैं। डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट, अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। कुछ नंबर ऑफ एटम्स मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ये चीज हमने देखी, एज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो जो डेल्टन की थ्योरी है, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी इज ऑल्सो रिफर्ड एज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में। इसलिए जब हम ये एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स को क्या लेंगे, लगभग हम सेम ही मानेंगे। मतलब मॉलिक्यूल्स हमारी लिमिट होगी, एटम तक एकदम नहीं जाएंगे। देखेंगे हम इसके बारे में जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो इन 19th सेंचुरी फिर उसके बाद कौन आए, गे लुसियस आए, जिनकी एक लॉ तो होती ही है वॉल्यूम वाली, स्टेटेड दैट व्हेन गैसेस कंबाइन केमिकली टू यील्ड अनदर गैस। उन्होंने क्या स्टेट किया कि जब गैसेस कंबाइन होती है केमिकली और एक अनदर गैस बनाती है, देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स। तो जो उनके वॉल्यूम्स रहते हैं वो रेशियो रहते हैं किसके, स्मॉल इंटीजर्स के, या होल नंबर भी बोल सकते हैं। देखते हैं, यदि हम दो वॉल्यूम देखें हाइड्रोजन की, H2 की दो वॉल्यूम देखें, यदि उसको कंबाइन करें हम एक वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ, तो वो क्या बनाएगा, दो वॉल्यूम ऑफ H2O बनाएगा। आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, 2H2 प्लस O2, तो क्या बनाएगा, 2H2O बनाएगा। केमिकल रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है यहां पे। तो दो वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन की ली, एक वॉल्यूम क्या लिए, ऑक्सीजन की लिए। तो यहां से क्या हुआ, कुछ हिस्सा हुआ। सेकंड वाले से देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वांटिटी के फॉर्म में यदि 100 मिलीलीटर्स ऑफ H2O लेंगे हम, उसको यदि हम रिएक्ट करेंगे 50 मिलीलीटर्स ऑफ O2 के साथ, तो वाटर कैसे बनता है, H2O से। तो कैसे बनेगा वाटर, इसका 50 ले लेगा और ये 50, तो टोटल क्या बनेगा, 100 मिलीलीटर्स ऑफ H2O बनेगा। ऊपर में देख सकते हैं आप, दो मॉलिक्यूल बन रहा है H2O का। तो यही चीज उन्होंने बोली कि जो दोनों का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल वोल नंबर्स का रहेगा, 2:1, 2:1 का रेशियो है। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, 2:1:2। एक और ऐसा भी हम बोल सकते हैं 1:2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये कोई कंजर्वेशन की लॉ को क्या कर रहा है, मतलब वॉयलेट भी नहीं कर रहा है। 100 मिलीलीटर ऑफ H2 है, तो H2 के लिए हमें कितना लगेगा, वो बस 50 ही लेगा पानी बनाने के लिए, जितना उसको लेना है। ठीक है, और 50 मिलीलीटर O2 के साथ वो 100 मिलीलीटर ऑफ H2O बन जाएगा। भले H2O का दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, आप ऊपर में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, गे लुसियस की लॉ है कि जब गैस कंबाइन होती है टू यील्ड अनदर गैस, जब गैस कंबाइन होकर एक अलग गैस बनाती है, तो जो उनका वॉल्यूम का रेशियो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल इंटीजर्स और वोल नंबर्स में रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2:1 का रेशियो है यहां पे, या 2:1:2 का रेशियो आप बोल सकते हैं। तो यही क्या बोला, गे लुसियस ने दी अपनी लॉ। इनकी लॉ समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बाकी डेल्टन की आप समझ सकते हैं, एवोगैड्रो की भी समझ सकते हैं। बोलते हैं कि डेल्टन और एवोगैड्रो की लॉ दोनों को मिला दो तो गे लुसियस की लॉ आप समझ सकते हैं। इस लॉ का उतना कोई वो नहीं है, बट आपको ये लॉ पूछ सकता है ये वाली। ठीक है, तो ऐसा जरूर, यदि आपको इसको समझने में मुश्किल जा रही है, एकदम इजी से तो आपको इक्वेशन से समझ में आ सकता है, मुश्किल भी जा रही है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लॉ समझ में ही नहीं आती। ठीक है, गे लुसियस उस टाइम में दिए थे, तो उस टाइम तो लोगों का समझना और मुश्किल था जिस टाइम में लॉ आई थी। फिर उसके बाद अगली लॉ कौन सी आई, एवोगाड्रोस की लॉ। आर्मेडो एवोगाड्रो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ
डिफरेंट गैसेस इन सिंपलेस्ट मैनर। ऑब्वियसली बात है उस समय के लोगों को भी गेलुसियस की लॉ लगी कि भाई बहुत खतरनाक है यार, सिंपल लग रही है हमने समझ ली, बट लोगों को लगा कि यार ये एकदम अजीब है लॉ, थोड़ी सी हल्की सी, ठीक है। तो फिर उसके बाद एवोगाड्रो आया, वो बोले कि कोई टेंशन नहीं, मैं बताता हूं मेरा वाला सब एक नंबर है करके ना। तो एवोगाड्रो लॉ क्या बोलती है, इससे आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। सेज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि एक गैस का हम एक पर्टिकुलर नंबर 22.4 लीटर होता है, आगे जाके हम देखेंगे, एक उसका पर्टिकुलर मास लें और वो एक ही टेम्परेचर एक ही प्रेशर में रहे, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में रहे, जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बोलते हैं, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो हर एक गैस, कोई भी गैस ले लें, उसकी एक पर्टिकुलर हम क्वांटिटी लें 22.4 लीटर्स, और सब क्वांटिटी का हम 10-15 गैस ले लिए, सबकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लिए 22.4 लीटर्स, सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, तो सबके अंदर ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे हर गैस के अंदर। तो यह बोलती है एवोगाड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, सारे गैसेस का यदि हम इक्वल वॉल्यूम रहते हैं, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में, सबका टेम्परेचर सेम है और सबका प्रेशर भी सेम है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम एटॉमिक हाइपोथेसिस इन एंशिएंट इंडिया। ऑब्वियसली बात है जॉन डेल्टन ने कब ये सब चीज करी, 200 साल पहले ही करी, बट इंडिया वाले एकदम खतरनाक, मतलब इंडिया वाले तो कम से कम आप देख सकते हैं कितना 26 साल पहले ही उन्होंने इमेजिन कर लिया था कि ऐसा होता है। देखते हैं इस बारे में, ये पॉइंट्स भी आपके बुक्स में रहता है एक प्रकार का की पॉइंट। ऑब्वियसली बात है हम इतना फॉरेन वाले के मतलब बाहरी लोगों के बारे में इतना जान रहे हैं, तो एक बार इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि उन लोगों ने क्या किया। तो एटॉमिक एंशिएंट थ्योरी देखते हैं। इन वैशिका, प्रोनाउंसिएशन हल्का सा हो सकता है, स्कूल ऑफ थॉट्स, बहुत टाइम पहले क्या था, वैशिका स्कूल ऑफ थॉट्स था। किसने उन्हें फाउंड किया था, कनाड करके एक ऋषि थे, उन्होंने क्या किया था, इस स्कूल को फाउंड किया था, स्कूल ऑफ थॉट्स। कितने टाइम पहले की बात है, 2600 ईयर्स अगो, मतलब 6th सेंचुरी बीसी की बात है ये, मतलब 26 ईयर्स अगो की पहले की बात है। द एटॉमिक पिक्चर वॉज डेवलप्ड इन कंसिडरेबली डिटेल। तो डेल्टन ने तो 200 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया ना, इंडिया वालों ने 2600 साल पहले ही सोच लिया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। एटम्स वर थॉट टू बी एटर्नल, इंडिविजिबल, इन्फिनिटेसिमल एंड अल्टीमेट पार्ट्स ऑफ द मैटर। उसी समय उन्होंने क्या सोच लिया था, एटम्स के बारे में, जो क्या होते हैं, इटर्नल्स होते हैं। इटर्नल मतलब ये होता है कि जो कभी नष्ट ना हो, इमॉर्टल टाइप का, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। इनडिविजिबल मतलब उनको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 2600 साल पहले उनको नहीं पता था, इतनी 2600 साल पहले ही उन्होंने ये देख लिया था, तो बहुत बड़ी बात। आज हमें समझ में आया ना कि एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्क्स, बोसॉन्स और लेप्टॉन्स में भी, ठीक है। तो इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इन्फिनिटेसिमल मतलब बहुत छोटा, और अल्टीमेट पार्ट्स होते हैं हर मैटर के। और उन्होंने 4 अलग अलग काइंड्स का क्या रखा, नाम भी रखा। क्या क्या, ऑल 4 काइंड्स आर, जैसे एटम्स को उन्होंने क्या बोला, परमाणु के नाम से बोला, भूमि, अर्थ, आप। उन्होंने बोले कि 4 प्रकार के एटम्स होते हैं उस टाइम 2600 साल पहले। भूमि एक अर्थ का अलग प्रकार का एटम होगा, आप वाटर का अलग प्रकार का एटम होगा, तेजस मतलब फायर का अलग प्रकार का एटम होगा, और वायु एयर का क्या होगा, अलग प्रकार का एटम होगा। ये सब चीजें उन्होंने 2600 साल पहले ही सोच ली थी। और आगे देखें तो आकाशा, ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, आकाश ही एक प्रकार का वो रिफर करते हैं, बहुत सारे संस्कृत वर्ड है इसमें। तो स्पेस के बारे में बात करें तो स्पेस वाज थॉट टू हैव नो एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने पहले ही स्पेस के बारे में सोच लिया था कि उसका कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंड वाज कंटिन्यूअस एंड इनर्ट, मतलब पूरा फैला हुआ है और इनर्ट है। इनर्ट है मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है आज तक हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कुछ तो है उसके अंदर, ये चीज तो हम जानते हैं। फिर उसके बाद उस समय 2600 साल पहले ही, मतलब ये थोड़ा सा और लेटेस्ट का है कि हमने एटम्स के अंदर का, एक एटम का साइज कितना होता है ये भी उस समय प्रिडिक्ट कर लिया गया था। इन ललिता विस्तारा, ये जो एक बुक है, बायोग्राफी थी किसकी, बुद्धा जी की थी, ठीक है। उन्होंने क्या एस्टिमेट किया था, एटॉमिक साइज एटम का एस्टिमेट किया था, जो कितना होता है 10 to the power -10 मीटर। ऑब्वियसली बात है, इसको आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, 10 to the power -10 को हम क्या बोलते हैं, एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। और ये एटॉमिक साइज जो उन्होंने 2nd सेंचुरी में जो वो किया था, वो आज भी एकदम सही है कि हाँ इतना ही साइज होता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया वाले कितने शूटर थे पहले से ही। ओरिजिनल हाइपोथेसिस देखते हैं अभी की, जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में चल रही है एटम्स की, कि क्या है। तो ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आर दी लिटिल
पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड इन परपेचुअल मोशन। तो मॉडर्न हाइपोथेसिस क्या बोलती है एटम की, कि सारी चीजें एटम से बनी रहती है, एकदम लिटिल पार्टिकल है, और जो कैसे मूव करते हैं, परपेचुअल मोशन में मूव करते हैं। परपेचुअल मोशन का मतलब यह है कि वो मोशन खत्म ही नहीं होता कभी। ऑब्वियस ही बात है, हम जानते हैं प्रीवियस चैप्टर में एटम्स कंपन करते रहते हैं, वही बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है एटम के चारों ओर, कभी रुकता है क्या? वो कभी नहीं रुकता। तो परपेचुअल मोशन मतलब एक बार चालू हो गया तो कभी रुकेगा ही नहीं, कभी नहीं रुकता इनका मोशन। अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हेन दे आर लिटिल डिस्टेंस, यदि थोड़ा एक दूसरे से दूर है एटम तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, बट अट्रैक्ट लिटिल डिस्टेंस अपार्ट बट रिपेलिंग अपॉन बीइंग स्क्वीज्ड इनटू वन अनदर। मगर एक दूसरे के एकदम पास ले आए हम तो क्या करने लग जाएंगे? एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे एटम्स। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनेबल अस टू see the molecule with the help of electron microscope and scanning tunnel microscope। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजिकल के एडवांसमेंट के कारण हम क्या देख सकते हैं? एटम्स के अंदर में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से। द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, किसी भी एटम का साइज कितना होता है? तो 10 to the power -10 मीटर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? 1 A के ऊपर एक गोला बना के, ऐसे, जो कितना होता है? 10 × 10 to the power -10 मीटर यूनिट्स होती है। तो ये क्या है? हमारी मॉडर्न हाइपोथेसिस। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कितने प्रकार के मैटर्स होते हैं? 3 प्रकार के स्टेट होते हैं जो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सॉलिड, जिनका क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, साइज होती है, वॉल्यूम होती है। द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज लीस्ट, एटम्स के बीच की जो दूरी रहती है वो सबसे कम रहती है। कितनी रहती है? अबाउट 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की स्पेसिंग रहती है। मतलब एक एटम 1 एंगस्ट्रॉम का रहता है, तो थोड़ा सा दूर होंगे बस सॉलिड के एटम्स। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में बात करें तो वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सॉलिड अपने मॉलिक्यूल्स को एकदम पकड़ के रखते हैं। लिक्विड्स के बारे में बात करें तो वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। जिस कंटेनर में रखो उसका साइज ले लेते हैं। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज ग्रेटर इन कंपेयर टू सॉलिड, मगर कम होती है एज कंपेयर टू गैस। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बारे में बात करें तो सॉलिड से तो ज्यादा होती है, मगर गैस से कम होती है, क्योंकि गैस उड़ जाती है। एंड इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज रिलेटिवली वीकर इन कंपैरिजन टू सॉलिड, दिस अनेबल्स लिक्विड टू फ्लो। तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में भी बात करें, 2 एटम्स के बीच में लिक्विड में, तो वो कमजोर रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए सॉलिड्स क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। गैसेस के बारे में देखें तो ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है, साइज होती है, ना ही कोई वॉल्यूम होती है उनकी फिक्स्ड, वो कोई भी कंटेनर को फिल कर देते हैं। द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज मैक्सिमम। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बारे में बात करें मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है उनके बीच में। और इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में बात करें तो वो सबसे कमजोर रहती है, एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने वाली फोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके मोशन को ही हम पूरा इस चैप्टर में कंसीडर करने वाले हैं, तो उसके बारे में छोटा सा, जहां पे हम क्या देखेंगे? मीन फ्री पाथ के बारे में देखेंगे। तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, द एवरेज डिस्टेंस a molecule can travel without colliding is called the mean free path। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, यदि हम एक गैस के बारे में बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? सब इधर उधर मस्त घूमते रहते हैं कहीं भी। ठीक है, तो यदि हम एक बात करें तो एक मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? कहीं भी घूम रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल्स को जाके टकरा सकता है, उनको ठोक सकता है। तो एक मॉलिक्यूल ये जितना डिस्टेंस लेगा दूसरे को स्ट्राइक करने के लिए, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल मान लें यदि इसको जाके स्ट्राइक कर दिया तो ये जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको ही हम क्या करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके से डिनोट करते हैं। यही जो डिस्टेंस होता है जब वो कोलाइड करे, इसी को हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ बोलते हैं गैस, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल जितना रास्ता ट्रेवल करेगा गैस का अगले पार्टिकल को स्ट्राइक करने के लिए, तो वो जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, उसी को हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ बोलेंगे। The mean free path in gases is of the order of thousands of Armstrong। गैस की यदि हम बात करें तो क्या होता है? thousands of Armstrong में रहता है, बहुत दूर दूर उसके पार्टिकल्स रहते हैं। खुला छोड़ दिए तो फिर तो और दूर दूर हो जाएंगे। Due to this reason, atoms of gases are much free to move and can travel long distance without colliding। तो इसी कारण क्या होता है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं मस्त आराम से, बिना किसी को ठोके।
ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी गैसेस दे गेट डिस्पर्स्ड अवे इफ दे आर नॉट एनक्लोज्ड। ऑब्वियस सी बात है, गैस को हम बंद कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, कहीं भी चल देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डेरिवेशन एक तो बिहेवियर ऑफ गैस। अब ये क्या है, ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। नेचर ऑफ गैसेस आर इजियर टू अंडरस्टैंड एज द मॉलिक्यूल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो उनको समझना क्या है, आसान है। एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन आर नेग्लिजिबल, और आपस में उनका इंटरेक्शन भी क्या रहता है, बहुत कम रहता है। एक्सेप्ट व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड, हाँ वो तब सिचुएशन अलग हो जाएगी जब दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे एक दूसरे से, मगर मैक्सिमम टाइम वो क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। सो गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मच अबव दैट एट विच दे लिक्विफाई और सॉलिडिफाई फॉलोज ए रिलेशन। गैसेस को हम जनरली कैसे कंसीडर करेंगे, लो प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, दबाव उनके ऊपर कम है और बहुत ज्यादा उनका टेम्परेचर है, तो पार्टिकल्स के पास बहुत सारी एनर्जी रहेगी। जनरली हम जितनी भी गैसेस कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में, वो एक प्रकार से क्या रहेंगी, सब इसी कंडीशन पे रहेगी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में। एक प्रकार से जितनी भी नॉर्मल गैसेस रहती है वो कम दबाव और ज्यादा तापमान में क्या होती है, आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाती है सारी रियल गैसेस। तो कैसी रिलेशनशिप फॉलो करती है, ठीक है देखते हैं। तो अब आ जाएगा हमारा डेरिवेशन। तो कैसा रिलेशन फॉलो करेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो हम पहले वाला देखते थे। अब रिलेशन क्या होगा, हल्का सा चेंज होगा, क्योंकि ये डेरिवेशन क्या है, पहले से आया हुआ है। तो कैसा रिलेशन फॉलो करेगी, पीवी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू के टी, और ये वाला जो के रहेगा हमारा अभी कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा, के टी। ये वाला रिलेशन क्या करेगी, गैस हमारी क्या करेगी, फॉलो करेगी। ठीक है, अब यदि हम यहां बात करें तो वेयर पी क्या होगा हमारा, प्रेशर, वी हमारा होगा वॉल्यूम, टी हमारा होगा टेम्परेचर, और वो भी कौन सा रहता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर जो किसमें रहता है हमारा, केल्विन में रहेगा, याद रखिएगा। के कौन सा है यहां पे, केल्विन है। यहां पे जितना भी हम ऐसी गैस इक्वेशन में टेम्परेचर यूज करते हैं सब क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रहेगा, मतलब किसमें रहेगा, केल्विन में रहेगा। ठीक है, और के के बारे में बात करें तो के क्या होता है हमारा, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट दैट वेरीज विद, किसके साथ वेरी करेगा, किसी दो चीजों के साथ ये वेरी करेगा। देखते हैं, कांस्टेंट दैट वेरीज विथ वॉल्यूम, जो किसके साथ वेरी करेगा, वॉल्यूम के साथ वेरी करेगा, और मॉलिक्यूल्स के साथ भी वेरी करेगा, और नंबर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे N0, नंबर ऑफ एटम्स, एंड एटम्स बोले या मॉलिक्यूल्स बोले, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ये एन क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाके। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। ऑफ ए गैस इन ए गिवन सैंपल, ऑफ ए गैस इन ए गिवन सैंपल। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है ये एकदम पहले से ही हुआ है, मतलब आर बाद में आया, ये डेरिवेशन पहले आया। आर एक आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम यूज करते हैं, उसके भी पहले का डेरिवेशन। तो पीवी इज इक्वल टू के टी। के जो यहां पे कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि गैस की वॉल्यूम क्या है, दूसरा कितने नंबर ऑफ उसमें मोल एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहां पे देखें तो हमारा जो के है वो किसके बराबर रहेगा, हमारा जो कैपिटल के है वो हमारा किसके बराबर रहेगा, दो चीज, एक एन जो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा एक एटम में कितने हैं, और स्मॉल के। कैपिटल के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एन और स्मॉल के। कैपिटल एन क्या बताएगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वहां पे, और के क्या बताएगा हमारा, एक और क्या है वो कांस्टेंट। देखते हैं के बारे में, तो के क्या रहेगा, स्मॉल के है यहां पे, ये वाला जो के है, स्मॉल के टेल्स अस अबाउट दैट सेम for all gases
सेम फॉर ऑल गैसेस एंड, इसको अभी हम क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे, एंड डिनोटेड बाय KB। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, KB से डिनोट करते हैं। यही क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा। कैपिटल K की वैल्यू दो चीज पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्मॉल k से। स्मॉल k क्या हो जाएगा, KB बन जाएगा। यही चीज क्या हो जाएगी, यहां पे प्रूव भी हो जाएगी। देखते हैं कैसे। अब यदि हम इस इक्वेशन में n और k क्या बन जाएगा, तो KB बन जाएगा। इसको यदि हम यहां पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, n स्मॉल k b और t। ठीक है, अब ये PV के नीचे हम क्या दे देते हैं, n को नीचे दे देते हैं और t को यहां दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा। KB क्या बन जाएगा, एक प्रकार का कांस्टेंट बन जाएगा। बाकी सारी चीजों को हमने नीचे दे दिया। तो यदि हम अलग अलग गैसेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये इक्वेशन आई, ये क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, सेम फॉर ऑल गैसेस, लगभग सारी गैसेस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग गैसेस के लिए बात करते हैं, फॉर डिफरेंट गैसेस अलग अलग गैसेस के बारे में बात करें, और यदि हम रिलेशन देखें अपना P1 V1 और सबके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, वो भी यदि अलग अलग हो गए, ठीक है, T1 इक्वल टू कोई दूसरी गैस ले लेते हैं हम, जिसका एक प्रेशर क्या होगा, P1, P2 होगा, इसका वॉल्यूम V2, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 और T2। और एक और गैस ले लेते हैं जिसका अलग प्रेशर होगा, P3, V3, N3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग और T3 अलग। तो ये सारे मिलके क्या बनेंगे, सब एक कांस्टेंट होगी, सबकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो क्या बनेगा, KB बनेगा। वैल्यूज आपस में भले वेरी होगी, मगर जो KB की वैल्यू है वो सारी गैसेस के लिए क्या रहेगी, लगभग सेम ही रहेगी। तो इसी की KB की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पहले क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सबकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखते हैं, इफ P, V और T यदि क्या रहे, सेम रहे, सबके सारे गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहा, हमारा सेम रहा, देयरफॉर N, यदि सबका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा, जो वही हमने एवोगाड्रो लॉ के बारे में पढ़ा है कि इक्वल टेम्परेचर, प्रेशर और इक्वल मास में सारे गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो N क्या बन जाएगा हमारा, N विल बी सेम। कैसे हो जाएगा, सबका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहा, सेम रहा, तो ये N कहां चले जाएगा, KB के साथ चले जाएगा। KB भी क्या है, खुद एक कांस्टेंट है जो सबके लिए सेम रहेगा। तो N क्या हो जाएगा, सबके लिए सेम हो जाएगा। मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें, या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस बोलते हैं, या एवोगाड्रो की लॉ बोलते हैं। तो दिस इज एवोगाड्रोस Avogadro's hypothesis। एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस इसी को बोलते हैं, और इसी से क्या हुई थी, एवोगाड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस को क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, देखते हैं क्या है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एक बार तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से देखते हैं क्या बोलती है एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस। According to Avogadro's hypothesis, equal volumes of all gases under identical conditions of pressure and temperature will contain equal number of molecules। यदि सारे गैसेस का वॉल्यूम क्या है, सेम है, और वो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर में, तो वो क्या करेगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगी, कंटेन करेगी। ये मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स के भी बराबर बोल लेते हैं, क्योंकि हम उसी लेवल पे बात करते हैं। तो यह है एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस। इक्वल वॉल्यूम है गैस का, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो सब में मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा, सेम होगा। और यही क्या है, हमारी एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस है। देखते हैं क्या है, अब वो कैसी कंडीशन है वो देखते हैं। ठीक है, तो यदि हम कितना लेते हैं, 22.4 लीटर्स 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का ले लें हम, कितना, 22.4 लीटर,
जो एक क्या रहेगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में रहेगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की भी वैल्यू है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 273 केल्विन। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 273 केल्विन को क्या बोल सकते हैं हम, 1 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, 273 केल्विन कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और प्रेशर की कंडीशन क्या है, एसटीपी मतलब क्या होता है, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड प्रेशर कितने का होगा, 1 एटीएम का होगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। 1 एटीएम मतलब वातावरण जितना प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर रहा। तो उस केस में क्या होगा, सारी गैसेस, यदि सारी गैसेस का इतना ही अमाउंट रहा, इसी टेम्परेचर में रही और इसी प्रेशर में रही, तो वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगी। कितना देखते हैं, कंटेन्स सेम नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आप, ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है जिसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये नंबर, इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, Na से। जो क्या होता है, Na एवोगाड्रोस नंबर होता है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या बताएगा, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में उसकी वैल्यू हमें देखी 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर और 22.4 लीटर्स ऑफ गैस है, तो सबके अंदर मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, Na से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यदि गैस कोई भी गैस इस कंडीशन में रही तो उसमें क्या होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे इस हर गैसेस में, जितनी भी हम गैसेस ले रहे उसी पे ही। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो ये चीज आप देख लीजिए कि ये एवोगाड्रो नंबर क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पूरे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब यदि हम परफेक्ट गैस इक्वेशन देखें, परफेक्ट गैस इक्वेशन कुछ नहीं होती, आइडियली होती है, मगर परफेक्ट को हम और सिंप्लिसिटी के लिए कुछ भी चीज मान सकते हैं। परफेक्ट गैस इक्वेशन मतलब एक प्रकार से आइडियली है, बस परफेक्ट में हम और भी एक्स्ट्रा चीजें मान सकते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। तो क्या हो जाती है, PV इज इक्वल टू म्यू RT। यही होती है हमारी नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन। और यहां पे जो म्यू है इसको हम कभी कभी n से भी डिनोट कर सकते हैं। म्यू क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो जहां पे देखें वेयर म्यू से भी डिनोट करते हैं, या स्लैश हम इसको कभी कभी n से भी डिनोट करते हैं। तो क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे यही पूरा खेल रहेगा मोल्स मॉलिक्यूल का। R क्या हो जाएगा, जो R है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, N और Kb जो हमारा कांस्टेंट है, मतलब Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, और Kb क्या है हमारा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके बारे में अभी हमने नेम देखा क्या, ओके। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में भी एक बार हाईलाइट कर देते हैं। कहां पे आया था हमारा Kb, यहां पे आया था। तो इसके बारे में भी एक बार क्या करते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू एन Kb हो जाएगा, यहां पे ऑब्वियस ही बात है n की वैल्यू Kb हो जाएगी। तो K क्या हो जाएगा हमारा, जिसकी क्या रहती है, वैल्यू रहती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पे नोट कर लेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। Kb के बारे में देखें तो Kb की वैल्यू कितनी रहती है, Kb की वैल्यू होती है जो एक क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू रहती है हमारी 1.38 इंटू 10 टू द पावर
-23 जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन। और एक प्रकार से क्या है, ये ऐसा यूनिट है। और केबी को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो केबी की वहां पे हम वैल्यू ले रहे हैं। तो एनए एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता चल गई और केबी की वैल्यू हमें क्या चल गई, पता चल गई। ठीक है, ये होगा। और नेक्स्ट चीज क्या आएगा, टी टेम्परेचर। तो याद रखिएगा टेम्परेचर हमेशा किस में रहेगा, केल्विन में ही रहेगा। ठीक है, टी क्या है, हमारा टेम्परेचर। ओके, अब यदि हम यहां पे म्यू के बारे में बात करें, सिर्फ म्यू, तो म्यू क्या होता है, हमारा मास किसी भी गैस का डिवाइड बाय क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली बात है, ये चीज हम जानते हैं, किसी भी गैस के मास से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और यहां पे म्यू का एक और रिलेशन रहता है, एन बाई Na। ये रिलेशन आपको नया देखने को मिलेगा। एन मतलब उस गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या कितने नंबर ऑफ एटम्स है, दोनों का मीनिंग सेम है। और Na मतलब क्या, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये चीज तो आपको पता है, मास से मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स आता है कि कितना मोल्स है, एक केमिकल कंपाउंड है। मगर ये चीज आपके लिए नहीं होगी, एन डिवाइड बाय Na, कि ऐसा कैसे होता है, कितने उसमें मॉलिक्यूल्स है, उसको यदि हम उसके एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ठीक है, ये चीज के बारे में भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। आगे देखते हैं, हम एक बार डेंसिटी के टर्म्स में देख लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन डेंसिटी के टर्म्स में क्या होती है। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के यदि हम टर्म्स में बात करें तो क्या होगा रिलेशन हमारा, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। ओके, म्यू आर टी यही होगा। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, म्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, m बाई एम जीरो हो जाएगा और आर टी। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो v है इसको हम इधर भेज देते हैं m के पास। तो v के नीचे क्या आ जाए, m के नीचे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, बिल्कुल m, और v इसके नीचे आ गया। ठीक है, ये m0 को हम क्या करते हैं, r के नीचे ले लेते हैं और t। अब हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यहां पे वॉल्यूम बाई मास उल्टा रखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो बिल्कुल यहां से हम ले सकते हैं, उल्टा भी नहीं रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, सीधा यहां पे आ जाएगी। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, रो, और मॉलिक्यूलर मास है बिल्कुल रो आर टी बाई m0। कुछ लोग मास को इधर देके भी कन्वर्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या आ जाएगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। कि डेंसिटी आर टी और मॉलिक्यूलर मास हमसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम इसके बारे में कि n बाई Na कैसे नंबर ऑफ मोल्स बनता है, जो एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, कि किसी के भी मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक एटम में, एक एटम बोल रहे हैं या एक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, यदि उसको हम उसके एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बताने लग जाएगा। इस चीज के बारे में आप देखते हैं, क्योंकि यही क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना कैसे ये चीज आती है। तो यदि हम मास के बारे में बात करें, किसी भी गैस का, एनी गैस, किसी भी गैस के मास के बारे में बात करें, और कोई भी गैस है यदि उसका मास होता है 22.4 लीटर, कोई भी गैस ले सकते हैं हम, और उसका मास हुआ 22.4 लीटर ना, तो वो जो गैस का मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं ऑफ गैस, जिसको हम कैसे डिनोट कर सकते थे, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, m0। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी गैस को यदि हम 22.4 लीटर लेते हैं ना, तो वो गैस का जो वेट होगा वही क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। याद रखिएगा, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो किस में आएगा, हमारा ग्राम्स में आएगा। और एक और कंडीशन क्या है, एसटीपी में हो, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हो। तो ऑब्वियसली बात है एवोगाड्रो नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी गैस को यदि हम ले, एनी गैस जिसका हम 22.4 लीटर लेते हैं, तो जो उसका मास है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा m0।
ठीक है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हो वो, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर वातावरण का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो। ठीक है, तो अब जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जा रही है, मतलब उस गैस का मास यदि 22.4 लीटर उसकी वैल्यू लिए और उस गैस का मास जो है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जा रहा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। मास एनी गैस, ठीक है, कोई भी गैस का है मगर मास है कितना, तो उस गैस का मास है 22.4 लीटर और डिवाइड कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहां पे ऑब्वियस ही बात है दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। और जब दोनों वैल्यू कैंसल आउट हो गई तो आएगा कितना बताऊं, 1 आएगा, ऑब्वियस ही बात है। और यही क्या बताएगा बताओ, जो 1 आया ना, जो 1 ही बताएगा हमें क्या, मोल्स बताएगा कि कितना उसमें मोल है। एक है तो बस क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो इसका मतलब क्या बताने लग जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है। कोई भी गैस को हम लें 22.4 लीटर तो वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है, बस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हो। दोनों की वैल्यू जब सेम है, दोनों को डिवाइड करें तो 1 ही आएगा। और यही कितना होता है बताओ, 1 मोल होता है उस गैस का। इसका मतलब वो गैस का कितना है, 1 मोल है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, यदि हम 1 मोल के बारे में बात करें, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोल हम किसी भी सब्सटेंस का लें, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर रहता है ना, उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितना, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। या इसको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाली लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि यदि हम कोई भी गैस का मास लेते हैं, हम 22.4 लीटर लेते हैं उस गैस को, तो वो 1 मोल के मास के बराबर होगा उसके। ठीक है, 1 मोल में कितने आइटम्स होते हैं, 1 मोल एक केमिकल अमाउंट है, उसमें 6.023 × 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों सेम ही चीज होगी, यहां पे हम लेंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसी 1 मोल से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, देखते हैं। देयरफॉर अब यदि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, एक सब्सटेंस है जिसमें कितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, और क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रहे किसी भी गैस में और उसके मॉलिक्यूल्स रहे, यदि हम इसको डिवाइड कर दें किससे, एवोगाड्रो नंबर से, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, आंसर में हमें मोल्स में मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, हमें मोल्स में मिलेगा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो यहां से ये चीज क्या हो गई, मतलब यदि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस में, उसको यदि हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, इसी से Na से डिवाइड कर दें, तो मोल्स मिल जाएगा हमें कि कितने मोल्स हैं उस गैस के। तो यही, तो यहां से क्या रिलेशन आ गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी गैस में n से डिवाइड करते हैं, तो म्यू का रिलेशन आ गया, म्यू इज इक्वल टू n/Na। तो ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई हमारी, n/Na कैसे आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, जो क्या होगा, बहुत यूज होगा आगे हमारे क्वेश्चंस बनाने में, और इस चैप्टर में ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, बहुत यूज होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा काइनेटिक थ्योरी का, उसमें हम सीधा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ये सारे कंसेप्ट को यूज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, आइडियल कौन कौन सी मतलब लॉज है आइडियल गैस की, वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।